नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पिछले व्याख्यान तक हम 1935 भारत शासन अधिनियम तक हमने कंप्लीट किया। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट कर रहे हैं 1947 भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ सैंतालीस भारत शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे 1945 की कुछ घटनाओं की। ठीक है, 1945 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी कई उथल पुथल हुई। ठीक है, 1945 में आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेके 1945 तक संपन्न हुआ है। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि यानी वो आर्थिक तरीके से इतना पीछे जा चुका था कि उसको अब भारत जैसे बड़े साम्राज्य या भारत जैसे बड़े देश को संभाल पाना मुश्किल था। तो एक व्यक्ति थे जॉन क्लेमेंट एटली। जॉन क्लेमेंट एटली, आपको याद होगा पीछे हमने इनके बारे में एक बार बात की थी। जॉन क्लेमेंट एटली, जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय हम साइमन कमीशन के एक सदस्य हुआ करते थे जॉन क्लेमेंट एटली। ठीक है, जॉन क्लेमेंट एटली जब भारत आए तो इनका ये कहना था कि मैं भारतीयों की दशा देखकर दिल से रोता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं भारतीय नहीं, पहले एक ब्रिटिश हूँ, तो मुझे ब्रिटेन की ओर से जो साइमन कमीशन आया हूँ मुझे वो कर्तव्य निभाना होगा। ठीक है, तो जॉन क्लेमेंट एटली को ना सिर्फ भारत में, अभी तो ब्रिटेन में भी काफ़ी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे क्योंकि ब्रिटेन के लोग भी ये चाहते थे कि भारत जैसे बड़े देश को ब्रिटेन मुक्त कर दे, क्योंकि ब्रिटेन में 1945 के कारण आर्थिक मंदी आ चुके थे। तो इसीलिए जब चुनाव हुए जॉन क्लेमेंट एटली 1945 में जब चुनाव हुए तो जॉन क्लेमेंट एटली के सामने विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, ठीक है, यानी इंग्लैंड में चुनाव हुए, जॉन क्लेमेंट एटली और विंस्टन चर्चिल के मध्य चुनाव हुआ। इस चुनाव में जॉन क्लेमेंट एटली थे वो जीत गए। बात है 1945 की। तो जॉन क्लेमेंट एटली का सीधा था कि एक तो सरकार आने के बाद भारत को मुक्त करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1945 में और क्या घटना घटी। आप जानते हो 1945 के ही अंतर्गत यूएनओ की स्थापना हुई। वर्तमान में यूएनओ काफी कारगर है, इसमें 193 देश हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और ये स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और इस यूएनओ का हेडक्वार्टर या मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा है। हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा है। तो इस यूएनओ की स्थापना ने एक तरीके से आते ही ब्रिटेन के अधीन जो देश थे उन्हें मुक्त करने की बात कही। तो एक तरफ तो दबाव था यूएनओ का, दूसरी तरफ जॉन क्लेमेंट एटली खुद चाहते थे कि भारत जैसे बड़े साम्राज्य या भारत जैसे बड़े देश को मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ 1945 में जब जॉन क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो इन्होंने एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की। कैबिनेट मिशन की स्थापना की। ठीक है, 1945 में ये कैबिनेट मिशन जिसे बनाया गया, ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों को जो शासन ब्रिटेन वाले भारतीयों पर कर रहे हैं ये भारतीयों को दे दिया जाए। एक तरीके से जो सत्ता इंग्लैंड के अधीन थी वो अब भारतीयों को सौंप दी जाए। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य की बात करें, इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कई बार आपको 2+1 भी दिखा जा सकता है। इन 2 इसके सदस्य हुआ करते थे और एक इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष की हम बात करें
यानी हम कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे सर एथ लॉरेंस। लॉरेंस। अन्य दो सदस्य की बात करें तो पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। तो एक तरीके से एक अध्यक्ष, दो सदस्य, कुल मिला के तीन सदस्य हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये स्थापना हो गई। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि अब भारत को आज़ाद करने की बात आई, तो इस कैबिनेट मिशन ने भारत को विभाजन की नींव भी यहीं से डाली गई थी, ठीक है। तो भारत विभाजन की बात कही गई, क्योंकि इस समय माहौल ऐसा हो गया था कि भारत को विभाजित करना जरूरी था। एक तरफ हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत दो देश बने थे, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विभाजन की बात कही और इसके तहत 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। विभाजन हो गया। अब जब भारत का विभाजन हो चुका है तो आप जानते हो कि भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। अब कुछ देशी रियासतें थी, ये इनका वजूद का है, ये पाकिस्तान में जाए, भारत में जाए या स्वतंत्र रहे, इस बात को लेकर खींचातानी बनी हुई थी। तो इस कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन के बाद देशी रियासतों को ये अधिकार दे दिया कि आप चाहो तो भारत में मिलो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, आप चाहो तो स्वतंत्र रहो। तो देशी रियासतों को ये कहा गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिले, आप चाहो तो भारत में मिलो, या फिर स्वतंत्र, ठीक है। अब जो देशी रियासती विभाग था, देशी रियासती विभाग अगर हम देशी रियासती विभाग यानी 1945 कैबिनेट मिशन जब भारत आया, इस कैबिनेट मिशन ने एक देशी रियासती विभाग बनाया। ये देशी रियासती विभाग गृह मंत्रालय के अधीन था, गृह मंत्रालय के अधीन था। देशी रियासती विभाग जो गृह मंत्रालय के अधीन था, इस देशी रियासती विभाग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो आप जानते हो सरदार पटेल को बनाया गया, तथा इस देशी रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। अध्यक्ष की बात करें तो थे सरदार पटेल, ठीक है। इसकी सचिव की बात करें तो वो होगा वीपी मेनन, ठीक है। वीपी मेनन को इनका सचिव बनाया गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इससे आगे जब ये देशी रियासती विभाग बना दिया, देशी रियासतों को ये छूट दी गई कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, भारत में मिलो या स्वतंत्र हो, तो इस समय 3 बड़ी रियासतें थी जो
जिसे लेकर कुछ ना कुछ घटनाएं घटी। पहली रियासत हम पढ़ते हैं हैदराबाद। आप जानते हो कि हैदराबाद नवाब हुआ करते थे यहाँ पर। सरदार पटेल सरदार पटेल का ये काम था कि वो देशी रियासतों को समझाए कि वो भारत में या ना माने तो स्वतंत्र है, जहाँ मिलना चाहिए वहाँ मिल सकते हैं। तो हैदराबाद की बात आती है। आप जानते हो कि भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक, भारत की कुछ स्थिति इस प्रकार है। यहाँ हैदराबाद आप जानते हो, ठीक है। एक हैदराबाद रियासत, एक जूनागढ़ रियासत, एक जोधपुर रियासत, और आप जानते हो बांग्लादेश तो अलग हो ही गया हमने से, और पश्चिम पाकिस्तान भी अलग हो गया। अब क्या था, हैदराबाद के नवाब चाहते थे कि हम हमारी रियासत पाकिस्तान में मिलाते, ठीक है। यानी एक तरफ तो पश्चिम पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, फिर एक तरफ दक्षिणी पाकिस्तान। तो आप देखो, अगर पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में पाकिस्तान, बीच में पाकिस्तान, तो एक तरीके से भारत तीनों तरफ से बंद था पाकिस्तान से। तो हैदराबाद के जो नवाब थे, यहाँ के जो नवाब थे, इन्हें सरदार पटेल ने समझाया कि सर हम आपको अलग से कुछ व्यवस्था करवाएंगे, आपके लिए कुछ काम करेंगे, आप अपनी रियासत को भारत में विलय कर दीजिए। परंतु नवाब नहीं माने। तो सरदार पटेल की एक नीति थी, कैरेट या बुलेट, या तो आप गाजर खाओ या गोली खाओ। तो ये जो नवाब थे, इन नवाब को पोलो खेलने का बड़ा शौक था, पोलो के शौकीन थे, पोलो खेलने के बड़े शौकीन हुआ करते थे। सरदार पटेल को ये बात पता थी। सरदार पटेल ने रातों रात एक ऑपरेशन पोलो चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया। नवाब ये बात समझ नहीं सके, क्योंकि नवाब सोच रहे थे कि ऑपरेशन पोलो कोई गेम वगैरह खेलेंगे। तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद जा पहुंचे सेना के साथ। जब तक नवाब को पता चलता, तब तक हैदराबाद को चारों तरफ से सरदार पटेल ने एक तरीके से बंदी बना लिया। अब नवाब को पूछा, नवाब जी अब बोलिए आप कहाँ जाएंगे? तो नवाब को ये बात, नवाब ने कहा सर मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे साथ में कोई गेम खेलने आ रहे हो पोलो का, लेकिन आपने तो ये क्या कर दिया। तो पूछा कि अब क्या करना है? कि नहीं, मैं भारत में नहीं मिलूंगा। क्या कोई बात नहीं, आप नहीं मिल रहे तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ठीक, नवाब को कहा आप पाकिस्तान चले जाइए, अगर आपको भारत में मिलना नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन ये रियासत तो भारत में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था। नवाब बिल्कुल यहाँ पर मुसलमान थे, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र था। ठीक, अब क्या हुआ कि नवाब जब पाकिस्तान जा रहे थे तो इन्होंने अपनी जितनी भी बीवियाँ थी इनसे पूछा गया कि हम अब वर्तमान पाकिस्तान में जाएंगे। तो नवाब साहब की पत्नियों ने, बेगमों ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो नवाब साहब की कहावत है कि इन्होंने अपने पत्नियों को छोड़कर कुत्तों को साथ ले गए, समझे। तो आपको पूछा जाए कि हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे विलय किया गया, तो ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया। ठीक है, दूसरी रियासत है जोधपुर। जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। ये चाहते थे कि हम हमारी रियासत है जिसे पाकिस्तान में मिला दें। ठीक है, यानी हम हमारी रियासत पाकिस्तान में मिलाएंगे और ये हम घोषणा करते हैं। तो एक तरीके से सरदार पटेल के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि अब हमें क्या करना है कि जोधपुर से निपटना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये पाकिस्तान को दे देते तो क्या होता। अब देखो, एक तरफ यहाँ पाकिस्तान, एक तरफ इधर पूर्वी पाकिस्तान। फिर ये कहते हैं कि हमें जोधपुर जाना है तो हमें एक गली दीजिए। फिर कहते हैं हमें हैदराबाद जाना है तो हमें एक गली दीजिए। फिर हैदराबाद से हमें जूनागढ़ जाना है तो हमें एक गली दीजिए, रास्ता दीजिए।
फिर हमें बांग्लादेश वर्तमान का वहाँ भी जाना है तो हमें गली दीजिए, फिर यहाँ से पाकिस्तान वापस आना है तो हमें गली दीजिए। तो एक तरीके से भारत चारों तरफ बंधा हुआ बंध जाता। तो जोधपुर के शासक की बात आई तो जोधपुर के शासक को कहा कि क्या बात है, आप कह रहे हो कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कि हाँ हम मिलेंगे, कि नहीं। वही नीति सरदार पटेल की तरह कैरेट एंड बुलेट। तो जोधपुर के शासक ने किसी तरीके से मनाया, नहीं माना, तो इन्होंने अपनी यही नीति वापस अपनाई। तो जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। सरदार पटेल ने कहा कोई बात नहीं, जोधपुर रियासत हमें मिल रही है, आप डेथ वारंट पे साइन कर दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी रियासत आती है जूनागढ़ रियासत। मेरे बीकानेर के भाइयों, जूनागढ़ रियासत यहाँ ये मतलब नहीं है कि बीकानेर जूनागढ़ एक रियासत हुआ करते थे जो गुजरात में थी। इस जूनागढ़ रियासत की एक खास बात है कि इस जूनागढ़ रियासत को पूरे भारत की एकमात्र ऐसी रियासत कहा जाता है जिसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय करवाया गया। जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाई जाने वाली एकमात्र रियासत। ठीक है, अब इन रियासतों को मिलाया, मेन बात पहुंची अपनी जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर के शासक हुआ करते थे उस समय हरि सिंह। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह के सामने भी यही प्रस्ताव था। तो हरि सिंह ने कहा ना तो हम भारत में मिलना चाहेंगे, ना हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान बना है कोई बात नहीं, भारत बन गया कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहेंगे। तो इन्हें ये छूट दी गई कि आप छोड़ो, आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो चलो स्वतंत्र। अब आप जानते हो कि यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम सुनते दिमाग में कुछ हो ही आता है आपके, है ना। तो पाकिस्तान आप जानते हो कि पाकिस्तान में इस समय कबायली लोग थे। इन कबायली लोगों को जम्मू कश्मीर के भेष में, जम्मू कश्मीर की ड्रेस पहना कर कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर को पहुंचा दिया गया। अब ये जम्मू कश्मीर में जाने के बाद में एक तरीके से गिरोह फैलाने लगे और यहाँ पर आतंकवादी जैसी घटनाएं करने लगे। जब ये बात हरि सिंह को पता चली कि जम्मू कश्मीर जो हम स्वतंत्र रखना चाहते थे, इन पाकिस्तान के कबायलियों ने चारों तरफ से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ के शासक हरि सिंह जा पहुँचे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास कि ये पाकिस्तान के कबायली हम पर एक तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो पंडित नेहरू ने ये प्रस्ताव दिया या फिर हरि सिंह को कहा कि हम आपका इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद ने कहा है कि हम स्वतंत्र रियासत रहना चाहेंगे, लेकिन अगर हमने कुछ हरकतें की तो कल को पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा, पाकिस्तान हमसे रूठ जाए क्योंकि हम पहले एक ही थे। तो कहा क्या करना चाहिए। तो हरि सिंह के सामने जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे तो हम हमारी सेना जम्मू कश्मीर भेज सकते हैं। तो हरि सिंह इस बात के लिए राजी हुए और 26 अक्टूबर यानी साइन करने के लिए राजी हो गए। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने एक तरीके से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसीलिए जो 26 अक्टूबर की डेट थी इसे याद रखने के लिए इसे विलय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विलय दिवस के रूप में जाना या मनाया जाता है, जाना या मनाया जाता है। ठीक है, देखो भारत शासन अधिनियम 1947, इसमें हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जोधपुर रियासत को हनुमंत सिंह को ये कहा कि आप हस्ताक्षर कीजिए इस हिसाब से,
जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया और जनमत संग्रह द्वारा मिलने वाली भारत की एकमात्र रियासत है जूनागढ़ रियासत। तीसरी जम्मू कश्मीर, जिसके शासक हरि सिंह थे, और इस रियासत को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करवाया गया और इस दिन को याद रखने के लिए, 26 अक्टूबर को याद रखने के लिए विलय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये हुआ अपना भारत शासन अधिनियम 1947। अब शुरू करते हैं हम कैबिनेट मिशन का क्या काम था जो हमने बनाया, कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन या इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मिशन का था। इस संविधान सभा में कुल सदस्य थे, 389। ठीक, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हुआ करते थे और इन सदस्यों की क्रम कुछ इस प्रकार था। कैसे हिसाब से तो ये देखिए, संविधान सभा में कुल 296 रियासतें तो ऐसी थी जिन्हें ब्रिटिश प्रांत भी कहा गया, ब्रिटिश वालों का अधिकार था, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, 93 ऐसी रियासतें थी जो देसी रियासतें थी, जिन पर राजा महाराजा सीधा उनका शासन था, देसी रियासतें। ठीक है, देसी रियासतें। इन 296 की बात करें, इन 296 देसी रियासतों में, ब्रिटिश प्रांतों में 292 तो थे ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत का गए हैं, ब्रिटिश भारत। और 4 क्षेत्र थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 हुआ करते थे। आप पूछोगे ये 4 कौन से? तो इसकी एक ट्रिक, याद करने की एक ट्रिक है, आप फॉलो करना चाहें तो आपके बच्चे। पहला है ए, बी, सी और डी, ये एक ट्रिक है। ठीक है, चलिए, ए का मतलब अजमेर, मेरठ। ठीक है, फिर आप पूछोगे तो बी का मतलब, देखिए बलूचिस्तान। ठीक है, फिर पूछोगे सी का मतलब, तो मैं बताऊंगा सी का मतलब कुर्ग। फिर डी का मतलब है दिल्ली, वर्तमान अपनी राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हुआ करते थे। इन 389 सदस्यों में 296 तो ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश प्रांत की भी बात करें तो 292 तो ऐसी रियासतें थी जिन पर सीधा ब्रिटिश भारत कहा गया और 4 ऐसी रियासतें थी जिन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा गया, जिसे वर्तमान में आज केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। चीफ कमिश्नरी प्रांत ए, बी, सी, डी याद करने के लिए, ए फॉर अजमेर मेरे बड़ा, अपने राजस्थान वाले अजमेर मेरे बड़ा। बी फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये सी फॉर कुर्ग हैदराबाद में स्थित है। डी फॉर दिल्ली तो आप जानते हैं, दिल्ली वालों की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।